हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, हमने जो अपनी क्लास 9th की हिस्ट्री की जो सीरीज़ हम करा रहे हैं, क्लास 9th और 10th की, जिसमें हम हिस्ट्री करा रहे हैं, ठीक है, उसमें ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। आपने ये तो पता होगा कि आपको कि ये जो पार्ट है फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसके बारे में हम पहले काफ़ी सारे पार्ट बना चुके हैं, वो सेक्शंस में डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 2 है, फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो चैप्टर है उसका सेक्शन 2 है। इससे पहले हम सेक्शन 1 के ऊपर बात कर चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ों के ऊपर हम बात कर चुके हैं, ठीक है। इससे पहले हमने ये इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, कि कहाँ से किस तरीके से शुरुआत हुई 1774 में, सॉरी ये नहीं, ये यहाँ से 14 जुलाई 1789 की सुबह क्या हुआ, क्यों लोगों ने आम जन सेना बनाई, ठीक है। क्यों जो फ्रांस के सम्राट थे लुई 16, उन्होंने जनता को सेना मतलब अपनी सेना से जनता को मारने को आदेश दे दिए थे, ठीक है। बास्तिल किले को ढहा दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा 18वीं सदी में किस तरीके से स्टेट समाज के जो लोग थे, जो फ्रांसीसी समाज था, वो किस तरीके से 3 वर्गों में विभाजित था, और उनमें से केवल जो 2 वर्ग थे, कुलीन और पादरी वर्ग, जो मतलब ऊपरी छोर पर आते थे, उनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे जो जन्म से ही उनको मिल जाते थे, ठीक है। और उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो था कि वो किसी भी प्रकार का कर नहीं चुकाते थे, ठीक है। कर नहीं चुकाते थे तो जो बाकी का तीसरा स्टेट वर्ग था, ठीक है, 3 स्टेट में डिवाइडेड था। पहला था कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, दूसरा था कुलीन वर्ग, और तीसरा था तीसरे स्टेट में जैसे बड़े व्यवसायी लोग हो गए, व्यापारी लोग हो गए, किसान लोग हो गए, मजदूर लोग हो गए, वो सारे इसमें आते थे तीसरे स्टेट में, ठीक है। जिन लोगों को कर चुकाना पड़ता था, जो मैंने पहले 2 वर्ग बताए हैं, उनको ये विशेषाधिकार प्राप्त था जन्म से ही कि उनको राज्य को किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था। तो जो सारी जिम्मेदारी थी कर चुकाने की, वो 3 जो तीसरे स्टेट के वर्ग के लोग थे उनके ऊपर थी, ठीक है। इसमें हमने ये जाना यहाँ से जो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में किस तरीके से फ्रांसीसी समाज था, ठीक है। फिर उसके बाद अलग अलग तरीके के उन पर कर लगाए जाते थे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइद कर एक धार्मिक कर था, कुछ प्रत्यक्ष कर थे, कुछ अप्रत्यक्ष कर थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जाना जीने का संघर्ष किस तरीके से फ्रांस की जनसंख्या बढ़ी थी 1715 से लेकर के 1789 के बीच में, ठीक है। और उस जनसंख्या बढ़ने के बावजूद क्या हुआ, उस हिसाब से उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही थी, जिससे कि वहाँ एक क्राइसिस आ गया, जिससे कि लोग भुखमरी जैसी एक स्थिति पैदा हो गई थी, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ रही थी लेकिन उत्पादन में उस तरीके से वृद्धि नहीं हो रही थी, और ना ही लोगों की मजदूरी बढ़ रही थी, क्योंकि जो मजदूरी थी वो कारखानों के मालिक तय किया करते थे, ठीक है। ये चीज़ के बारे में हमने जाना। फिर उसके बाद जो 1.2 है, इसमें हमने देखा कि जीविका का संकट किस तरीके से उत्पन्न होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो कुछ विशेषाधिकार मैंने आपको बताया कि कुलीन और पादरी वर्ग को प्राप्त थे, इनको अंत करने की कल्पना किस वर्ग ने की। ये कुछ उभरता मध्य वर्ग था, जो तीसरे स्टेट में वो लोग थे जो समृद्धशाली बन चुके थे व्यापार के माध्यम से, जैसे कुछ कपड़ों के माध्यम से, कुछ अलग अलग पेशे में थे, जैसे वकील लोग थे, कुछ अलग तरीके से अधिकारी थे, कुछ डॉक्टर थे, कुछ इंजीनियर, मतलब इस तरीके के लोग थे जिन्होंने, ये उभरता मध्य वर्ग था जिसे मध्य वर्ग के नाम से जाना गया, जो तीसरे स्टेट के लोग थे, जो समृद्धशाली थे और शक्तिशाली थे, मतलब थोड़ा बहुत पैसा उनके पास था, ठीक है, थोड़ी बहुत संपत्ति थी उनके पास। तो इन्होंने क्या किया, 18वीं सदी में ही उस टाइम के दौरान ये तीसरे इनका कहने लगा, ये अलग अलग विचारों से प्रभावित हुए लोकतांत्रिक तरीकों से, ठीक है। तो इनका कहना था कि किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी वर्ग को जन्म के आधार पर विशेषाधिकार नहीं मिलने चाहिए, और उसी चीज़ को लेते हुए इन्होंने एक कल्पना की, इन्होंने एक कह सकते हैं कि विद्रोह किया। उसके बाद, ठीक है, अलग अलग यहाँ पर दार्शनिक जो विचारक हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे जॉन लॉक हो गए, ठीक है, रूसो हो गए, जोजोंग रूसो, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज में, जिसमें सरकार के 3 स्तर, सरकार के जो 3 भाग हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके ऊपर बात की, ठीक है। उसके बाद हमने काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बात की, ठीक है। आज हम बात करेंगे कि जो फ्रांस की क्रांति थी उसकी शुरुआत किस तरीके से हुई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारे आने वाली वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर क्रांति की शुरुआत, इसमें आज हम पढ़ेंगे। क्रांति की शुरुआत में क्या है
पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16 ने कर बढ़ा दिए थे, ठीक है, कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र मैंने आपको बताया था कि प्राचीन राजतंत्र वो शब्द है जो उस समाज के लिए कहा जाता था 1789 से पहले का जो फ्रांसीसी समाज था, ठीक है, उसके लिए प्राचीन राजतंत्र का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो क्या है प्राचीन राजतंत्र? मैंने आपको बताया कि 1789 से पहले का जो फ्रांसीसी समाज था, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। उसके तहत फ्रांसीसी समाज अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। मतलब ये क्या था, ये जो लुई 16 था, जो सम्राट था फ्रांस का, ये अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसको ना एक प्रतिनिधि सभा थी, उसकी बैठक में करों के लिए अनुमोदन लेना पड़ता था, ठीक है ना। ये क्या था, इसके लिए उसे एस्टेट जनरल, जो एक प्रतिनिधि सभा हुआ करती थी, उसकी बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी, ठीक है। उसके बाद एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों एस्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 ईस्वी में बुलाई गई थी। देखिए क्या था, ये एक संस्था थी जनरल एस्टाट, जो फ्रांसीसी सम्राट था लुई 16, जब उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा संकट देखने के लिए मिला, जब उसने अमेरिका के जो 13 उपनिवेश ब्रिटेन से उसको आज़ाद कराने के लिए जब उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा संपत्ति का कर्जा चढ़ गया था, तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, जो फ्रांस सम्राट थे वो कर बढ़ाने के लिए मजबूर हो गया था, ठीक है। उसी के साथ ये कर बढ़ाने के लिए जब इनका प्रस्ताव उठने लगा तो अलग अलग जगहों पर फ्रांस में दंगे विद्रोह भी उठने लगे थे, मतलब हिंसा भड़क उठी थी उस टाइम पर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, उसने एक प्रतिनिधि सभा थी जिसके करों के अनुमोदन के लिए प्रतिनिधि सभा बुलाई, ठीक है, जिसे क्या कहा गया एस्टेट जनरल, ठीक है। ये एक राजनीतिक संस्था थी, प्रतिनिधि सभा थी, जिसमें तीनों स्टेट के लोगों के सदस्य आते थे, ठीक है। कौन कौन के? पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और तीसरे स्टेट के लोग, ठीक है। सन 1614 में ये बुलाई गई थी। उसके बाद फ्रांस सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के लिए अनुमोदन के लिए एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई। कब बुलाई? 5 मई 1789 को। किसने? लुई 16 ने नए करों के प्रस्ताव के लिए एस्टेट जनरल की बैठक। यही राजनीतिक संस्था की यही जो राजनीतिक संस्था है जिसके बारे में हम एस्टेट जनरल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्रतिनिधियों की मेज़बानी के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे एस्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे एस्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। देखिए क्या हुआ, जब ये एस्टेट जनरल बुलाई गई तो अलग अलग वर्ग के लोग, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, इनके कुलीन वर्ग के 300 लोग, 300 प्रतिनिधि, और फिर प्लस पादरी वर्ग के 300 प्रतिनिधि, और जो तीसरे एस्टेट के लोग थे उनके 600 प्रतिनिधि जो उनके पीछे खड़े किए गए थे, ठीक है। उनको बैठाया गया और जो तीसरे एस्टेट के लोग थे जो उनके प्रतिनिधि थे उनको उनके पीछे खड़ा किया गया, ठीक है। उसके बाद तीसरे एस्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे एस्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। देखिए अब जो इनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि लोग थे वो शिक्षित हो चुके थे, समृद्ध हो चुके थे, वो अलग अलग विचारों से प्रभावित थे, क्योंकि मॉन्टेस्क्यू की एक बुक थी स्पिरिट ऑफ द लॉज, लोकतांत्रिक तरीके, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये कुछ इस तरह की बुक थी जिनके विचारों से ये लोग प्रभावित थे। कुछ समृद्ध और जो शिक्षित वर्ग तीसरे एस्टेट के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, हालांकि किसानों और औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। मतलब ये क्या था, इस एस्टेट जनरल की प्रतिनिधि जो सभा थी इसमें ना तो किसानों को बुलाया जाता था, ना कारीगरों को बुलाया जाता था, और ना ही महिलाओं को बुलाया जाता था, ठीक है। जो समृद्धशाली वर्ग था तीसरे एस्टेट का वो ही लोग जाया करते थे। उसके बाद फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। क्या हुआ, 40,000 पत्र उन लोगों के द्वारा भेजे गए जो किसान थे, कारीगर लोग थे, मजदूर लोग थे, जो गरीब वर्ग के लोग थे, ठीक है। उसके बाद एस्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा,
देखिए समझिए यहाँ पर क्या है, पहले क्या हुआ करता था, जब करों के लिए प्रतिनिधि सभा बुलाई जाती थी, उनका अनुमोदन लिया जाता था, तो क्या था, प्रत्येक वर्ग मतलब कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग और तीसरे एस्टेट के वर्ग, इनको एक एक मत देने का अधिकार था, मतलब एक वर्ग एक मत, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जब ये सभा बुलाई गई थी, जो 5 मई 1789 को जब ये सभा बुलाई गई, जिसमें 600 प्रतिनिधि तीसरे एस्टेट के वर्ग के लोग थे, तो इसमें क्या हुआ, इनका कहना था, इनकी मांग थी कि अब की बार एक वर्ग के आधार पर मत ना कराया जाए, मतदान ना कराया जाए। पूरे जो प्रतिनिधि सभा है एस्टेट जनरल के अंतर्गत, जो पूरे सदस्य हैं 600 तीसरे एस्टेट के लोग और फिर प्लस 300 जो वो लोग हैं कुलीन और पादरी वर्ग के, ठीक है, उनके सभी के, ठीक है ना, एक लोकतांत्रिक सिद्धांत के आधार पर इसका मतदान कराया जाना चाहिए, ऐसा लोगों के द्वारा कहा गया, ठीक है। ये एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिससे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था, ठीक है। किसने प्रस्तुत किया था ये लोकतांत्रिक सिद्धांत? अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किसने? रूसो ने, ठीक है। उसके बाद जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर आ गए। तो क्या हुआ, सम्राट ने उनसे मना कर दिया कि ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, जो पहले चली आ रही व्यवस्था है उसी के आधार पर मतदान होगा। तो जब ऐसा कह दिया गया सम्राट के द्वारा, तो ये जो लोग थे, तीसरे एस्टेट के जो लोग थे, जो प्रतिनिधि थे, जो उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो लोग सभा से बाहर आ गए, ठीक है। उसके बाद जो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि थे, खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। तीसरे एस्टेट के जो प्रतिनिधि थे, खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों का कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। और उनका नेतृत्व मिराबियो और आवे सीए ने किया। देखिए क्या हुआ, जब प्रतिनिधि, जो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि थे, जब वो सभा से बाहर आ गए, क्योंकि उनकी मांगों को नहीं माना गया, क्योंकि वो लोकतांत्रिक सिद्धांत के आधार पर कह रहे थे कि हमारा भी, मतलब जब पूरे जो सदस्य हैं प्रतिनिधि सभा में, पूरे सदस्यों को मतदान कराया जाना चाहिए और उसके आधार पर निर्णय लिया जाए कि करों को बढ़ाना है या फिर नहीं बढ़ाना है, ठीक है। तो क्या हुआ, 20 जून को ये प्रतिनिधि, जो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि थे, ये एक कोर्ट में जमा हुए, जो इंडोर टेनिस कोर्ट था वर्साई के अंतर्गत, ठीक है ना। तो और इन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। और इन्होंने एक ये प्रतिज्ञा ली, ये एक शपथ ली कि सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला जब तक हम संविधान तैयार नहीं कर लेते, तब तक ये नेशनल असेंबली भंग नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद, और इनका जो नेतृत्व था, जो इनकी लीडरशिप कर रहे थे, वो कौन थे? वो दो लोग थे, मिराबियो, ठीक है, और आबेसीए, ठीक है, आबेसीए। अब ये मिराबियो और आबेसीए जो थे, ये दोनों लोग कुलीन और पादरी वर्ग से बिलोंग करते थे, ठीक है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर, मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था। ये कौन था? ये कुलीन परिवार का ही व्यक्ति था, ठीक है। लेकिन ये साथ लगा हुआ था किसके? तीसरे एस्टेट के लोगों के साथ, ठीक है। क्योंकि ये जो सामंती व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था के बारे में मैंने आपको पहले पार्ट में बता चुका हूँ कि सामंती व्यवस्था क्या थी, ठीक है। आपने अगर वो पार्ट्स नहीं देखे तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। क्या हुआ उसके बाद, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। जो मिराबियो था, जो कुलीन वर्ग के परिवार में पैदा हुआ था, कुलीन वर्ग के परिवार का रहने वाला था, वो ये चाहता था कि जो सामंती व्यवस्था है फ्रांसीसी समाज के अंतर्गत, इसको खत्म कर दिया जाए, इसके विरोध में था, ठीक है। इसी वजह से वो जो तीसरे एस्टेट के लोग थे, जो तीसरे एस्टेट के लोग जो प्रतिनिधि सभा थी, उसका नेतृत्व करने लग गया, ठीक है। उसके बाद उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबेसीए मूलतः पादरी था और उसने तीसरा एस्टेट क्या है, इस शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका या पैम्फलेट लिखी। देखिए, जो आबेसीए भी था, वो कौन था? वो पादरी वर्ग का था, ठीक है। मैंने आपको बताया, ये वो लोग थे दोनों, मिराबियो और आबेसीए, जिनको किसी भी प्रकार का कोई भी कर नहीं देना पड़ता था, लेकिन ये फिर भी फ्रांसीसी समाज में जो सामंती व्यवस्था थी उसके खिलाफ थे, ठीक है। तो जैसे मिराबियो कौन थे? कुलीन परिवार से बिलोंग करते थे, और जो आबेसीए थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? ये पादरी वर्ग के थे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि, जो तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि मध्य में एक मेज पर खड़े असेंबली अध्यक्ष बेयली की ओर हाथ बढ़ाकर शपथ लेते हैं। क्या आप मानते हैं कि उस समय बेयली निर्वाचित प्रतिनिधियों की ओर पीठ करके खड़ा रहा? ये चित्र के बारे में है, ठीक है। एक सेकंड, आप यहाँ पर देख सकते हैं, चित्र है ये, वो उसी
उसी स्टेटमेंट से रिलेटेड है। टेनिस कोर्ट में शपथ, ठीक है, ये वो असेंबली खड़े हुए थे, मतलब लोग इकट्ठा हुए थे कि नेशनल असेंबली जब तक हम ऐसा एक संविधान तैयार नहीं कर लेते जिससे कि जो सरकार, जिससे कि जो सम्राट की जो निरंकुश शक्ति हैं, जिन पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है, जब तक उनको ख़त्म नहीं कर दिया जाता तब तक क्या होगा, नेशनल असेंबली को भंग नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे हुए थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तील पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। देखिए, हमने ये पहले पार्ट में पढ़ा है कि 14 जुलाई 1789 के दिन क्या हुआ था। ये उसी सारी चीज़ों का परिणाम है जो हमने अभी पढ़ी है। ठीक है, क्रांति की शुरुआत किस तरीके से हुई, क्योंकि कर बढ़ाना चाहता था, वो सारी चीज़ें अब हम आपको पहले बता चुके हैं। यहाँ पर क्या है, जब नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार कर रही थी, जब वो ड्राफ्ट बनाने में बिजी थी, तो उस समय पूरे फ्रांस में आंदोलन चल रहे थे। जगह जगह पर लोग मारे भी जा रहे थे। ठीक है, अलग अलग तरीके से लोग विद्रोह कर रहे थे, धरना प्रदर्शन वगैरह कर रहे थे। और उसी टाइम पर क्या हुआ, कड़ाके की ठंड के कारण जो फसल थी वो मारी गई थी। देखिए, पहले से ही फसल का जो संकट था वो पहले से ही था। ठीक है, और साथ ही साथ जब उसी टाइम के दौरान 1789 के टाइम के दौरान जब ये इस अकाल के कारण, इस ठंडी के कारण जब फसल मारी गई, तो ऑब्वियसली बात है कि मैंने आपको बताया कि 1715 से लेकर के 1789 के बीच में फ्रांस की जो जनसंख्या थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और उस हिसाब से उत्पादन में उतनी वृद्धि नहीं हो रही थी, जिसका जो प्रभाव है आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं कि क्या हुआ, पाव रोटी की जो कीमतें थी वो आसमान छू रही थी। और जो जमाखोरी लोग थे वो जमाखोरी मतलब ज़्यादा कीमत पर बेचने के लिए उनको जमा कर रहे थे पाव रोटी वगैरह को। ठीक है, और इसी वजह से जो गुस्साई लोगों की भीड़ थी उन्होंने उनकी दुकानों पर धावा बोल दिया और उन पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, जैसे, और दूसरी तरफ क्या था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। और मैंने आपको बताया ना कि सम्राट ऐसी अफवाह थी कि जो सम्राट है, जो लुई 16 सम्राट है फ्रांस का, वो क्या करने वाला है, उसने सेना को आदेश दे दिया है कि आम जनता पर, वो आम जनता जो है उस पर गोलियां चला दे। ठीक है, और उसी संबंध में आम जनता ने अपनी सेना का गठन किया और अपनी सेना का गठन करने के बाद क्या किया, इन्होंने एक बास्तील किला था जिसके बारे में पहले बात कर चुका हूं, उसको ढा दिया और वहां का कमांडर भी मार दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं जो पक्की फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जला करके राख कर दिया। ठीक है, क्या हुआ, देखिए देहाती इलाकों में भी ये हिंसा भड़क रही थी। ठीक है, जब ये हिंसा भड़क रही थी तो काफ़ी सारी अफवाहें फैल रही थी कि जो जागीरों के मालिक हैं उन्होंने लठैतों और लुटेरों के जो गिरोह हैं वो बुला लिए हैं ताकि वो उस फसल को बर्बाद कर चुके जो बाकी की बची हुई थी। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ, जो ग्रामीण लोग थे उन्होंने कुदालों से, बेलचों से ग्रामीण किले जो थे हुआ करते थे जिसके बेस पर सम्राट उन पर अंकुश लगाता था गांवों पर, तो उन्होंने उन किलों को तोड़ डाला। ठीक है, उनके भंडारों को लूट लिया। उसके बाद जो लगान संबंधी दस्तावेज थे उनको भी जलाकर राख कर दिया। ठीक है, उसके बाद कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ले ली। तो क्या हुआ, जो जागीर लोग थे, ठीक है, जिनके बारे में अफवाह फैली थी कि इन्होंने फसल बर्बाद करने के लिए कौन बुला लिए हैं, लुटेरे, लठैत वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ें। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। तो क्या हुआ, जब इसने देखा, सम्राट ने देखा कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विद्रोह हो रहा है, तो ऐसे में नेशनल असेंबली को मान्यता दे देनी चाहिए। तो इसने क्या किया, नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। ठीक है, मतलब जो संविधान नेशनल असेंबली बनाने में जुटी हुई थी उसका जो अंकुश होगा वो जो सम्राट की निरंकुश शक्तियां हैं उस पर होगा। ठीक है, उसके बाद 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। कब किया, 4 अगस्त 1789 को। ठीक है, नेशनल असेंबली ने, ये डेट याद रखना,
कि 4 अगस्त 1789 को जो नेशनल असेंबली संविधान बनाने में जुटी हुई थी, उसने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली जो सामंती व्यवस्था थी उसको खत्म करने का आदेश पारित कर दिया था। ठीक है, उसके बाद पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। ठीक है, पादरी वर्ग के जो लोग थे उनको जो विशेषाधिकार मिले थे जैसे उनको कर नहीं चुकाना पड़ता था और कुछ भी और भी बहुत सारे जन्म के आधार पर उन्हें विशेषाधिकार मिलते, तो उनको उन विशेषाधिकारों को छोड़ने के लिए विवश किया गया। उसके साथ साथ धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया, जैसे मैंने आपको बताया कि टाइप था जो चर्च लगाता था। ठीक है, उसके बाद में और चर्च के स्वामित्व वाली जो भूमि थी उसको भी जब्त कर लिया गया और इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथों में लग चुकी थी। ठीक है, क्या हुआ, 20 अरब लिब्रे की संपत्ति। और हमने पहले पार्टों में देखा था कि 10 अरब लिब्रे का जो कर्जा था वो उस टाइम पर चढ़ा जब फ्रांस ने अमेरिका की मदद की थी ब्रिटेन से 13 उपनिवेशों को छुड़ाने में। ठीक है, उसके साथ साथ 2 अरब लिब्रे का उस पर कर्जा चढ़ा हुआ था पहले ही। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें 12 अरब का था, लेकिन जो ये 20 अरब की संपत्ति मिली हुई थी ये उन लोगों से मिली हुई थी जो इसको जमाखोर, जो अपने एक तरीके से बोल सकते हैं कि फंड लाइक कोष टाइप या फिर अपने लिए जो बचा कर रखते थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 12 अरब लिब्रे और फिर प्लस 20 अरब लिब्रे की संपत्ति, तो उस टाइम पर कर्जा चुकाया जा सकता था, लेकिन जमाखोर लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी। तो ये हो गया हमारा 2 पार्ट, जिसमें हमने जो सेकंड पार्ट है क्रांति की शुरुआत किस तरीके से हुई, ये सारी चीज़ें डिस्कस की। उसके बाद हम जो पार्ट डिस्कस करने वाले हैं वो होगा फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र किस तरीके से बना। ठीक है, तो अगले पार्ट में हमने ये पढ़ा, पिछले पार्ट में हमने ये पढ़ा, तो अगले पार्ट में हम यही पढ़ने वाले हैं कि जो फ्रांस है वो लोकतांत्रिक राजतंत्र कैसे बना। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये पार्ट पसंद आ रहे होंगे। अगर ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हमारे आने वाली वीडियोस हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।